अगर एक नॉर्मल इंसान की मंथली सैलरी 25,000 रुपए हो और अगर वो इलॉन मस्क के बराबर पैसा कमाना चाहता है तो उसे पूरे 8 मिलियन साल तक काम करना पड़ेगा। और इस वीडियो का हर एक सेकंड गुजरने के साथ साथ सिर्फ 5.5 मिनट के अंदर इलॉन मस्क ने ऑलरेडी $1 मिलियन इनकम कर लिया है। लेकिन इलॉन के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो दुनिया के इतिहास का सबसे अमीर इंसान नहीं है। इतिहास में ऐसे बहुत से अमीर लोग थे जिनकी दौलत के सामने इलॉन की दौलत कुछ भी नहीं लगेगी। इलॉन मस्क तो इनके सामने एक गरीब इंसान दिखेगा। चलिए ढूंढते हैं दुनिया के इतिहास के सबसे अमीर लोगों को। शुरू करते हैं 80s के एक बिलियनियर से, पाब्लो एस्कोबार, जो कोलंबिया का एक ड्रग लॉर्ड और क्रिमिनल था। 1980 के दशक में पाब्लो का कोकीन का बिजनेस एकदम टॉप पर था। वो इस टाइम हर हफ्ते लगभग $420 मिलियन इनकम करता था। कागज और पेपर्स के मुताबिक उसकी नेटवर्थ लगभग 80 बिलियन थी, लेकिन ये सच नहीं है। उसके पास इतना पैसा था कि बैंक्स भी हैंडल नहीं कर पाते थे। वो कैश को गिनता नहीं था बल्कि वजन करता था। उसका ज्यादातर पैसा अंडरग्राउंड बंकर्स में, घर की दीवारों के पीछे और गोदामों के अंदर छुपा रहता था। इतना पैसा था कि हर साल 1 से 2 बिलियन डॉलर्स तो सिर्फ चूहों की हो जाते थे। सिर्फ यही नहीं, पैसों की गड्डियों को बांधने के लिए हर महीने $2,500 खर्च होते थे सिर्फ रबर बैंड्स खरीदने के लिए। वो कितना अमीर था इसका एक और एग्जाम्पल सुनकर आप समझ जाओगे। एक बार उसकी बेटी को बहुत ठंड लग गई थी, तो अपनी बेटी को गर्म रखने के लिए उसने $2 बिलियन कैश जला दिए। लेकिन इसके बाद भी पाब्लो एस्कोबार इतिहास का सबसे अमीर इंसान नहीं है। साल 1945, वर्ल्ड वॉर 2 अभी खत्म हुआ था। सोल्जर्स अपने अपने देश लौट रहे थे और अमेरिका में विक्ट्री सेलिब्रेशन चल रहा था। दूसरी तरफ जंग की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का रेट एकदम हाई लेवल पर पहुंच गया था। चारों तरफ सिर्फ तबाही और खंडहर थे और इसी तबाही के बीच छुपा हुआ था उस टाइम का सबसे अमीर इंसान, जोसेफ स्टालिन, जो सोवियत यूनियन का कम्युनिस्ट लीडर था। स्टालिन को देखकर लगेगा कि वो एकदम नॉर्मल इंसान है। उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं था, कोई सेविंग्स नहीं थी, पहनने के लिए बस सिंपल कपड़े, एक हुक्का पाइप और कुछ किताबें, बस यही उसकी पर्सनल चीजें थी। लेकिन फिर भी स्टालिन को इतिहास के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है, क्योंकि उसे किसी सेविंग्स की जरूरत ही नहीं थी। रियलिटी में वो पूरे देश का मालिक था। उसका पावर ऐसा था कि उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। यहाँ तक कि उसके खिलाफ एक छोटा सा मजाक करने पर भी इंसान को सीधे लेबर कैंप भेज दिया जाता था। एक्चुअली वो पैसे को ही कंट्रोल करता था। सिर्फ उसके एक सिग्नेचर से एक नॉर्मल किसान फैक्ट्री डायरेक्टर बन जाता था, एक गरीब सोल्जर सीधे जनरल बन जाता था और उसके लॉयल पार्टी मेंबर्स को एक बड़ा सा महल मिल जाता था। और फिर से एक सिग्नेचर से वो सब कुछ छीन भी सकता था और उसे इतिहास से मिटा देता था। उसके राज्य में कोई कितना भी बड़ा अमीर क्यों ना हो, उसका फ्यूचर हमेशा स्टालिन पर ही डिपेंड करता था। जस्ट इमेजिन कीजिए, आप अमेज़न, गूगल या टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों के मालिक नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप जब चाहे उनके प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और रिसोर्सेज को अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। और अगर उन्होंने मना किया तो आप उनकी ओनरशिप ही कैंसिल कर सकते हैं। ये था स्टालिन। पूरा सिस्टम ही उसके कंट्रोल में था। लोग उससे इतना डरते थे कि जब उसे स्ट्रोक आया और वो मरने की हालत में था तो उसके स्टाफ ने लगभग 12 घंटे तक डॉक्टर को बुलाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सबको डर था कि अगर स्टालिन उठ गया तो बिना सरकारी ऑर्डर के काम करने के लिए उन्हें मौत की सजा दे सकता है। हालांकि पेपर्स में वो एक नॉर्मल इंसान दिखता था, लेकिन पूरी इकोनॉमी पर उसका जो सीक्रेट कंट्रोल था, उसकी आज की वैल्यू लगभग $10 ट्रिलियन होगी। अब जानते हैं नेक्स्ट कंपटीटर के बारे में। 1909 में एडोल्फ हिटलर एक होमलेस इंसान था। उसका सपना था कि वो बड़ा होकर एक आर्टिस्ट बनेगा, इसलिए अपना सपना पूरा करने के लिए वो वियना आ गया और यहाँ वो सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए पोस्ट कार्ड्स और पेंटिंग्स बेचना शुरू कर देता है। बाद में उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़ी और यहीं से उसकी पॉलिटिकल जर्नी शुरू होती है। 1923 में हिटलर ने सरकार को हटाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसे 9 महीने की जेल की सजा मिली और उसने जेल में बैठकर ही एक किताब लिखी, मीन कैम्प। जेल से छूटने के बाद उसकी किताब की सेल एकदम एवरेज थी, लेकिन 1933 में पावर में आने के बाद उसकी किताब हर जगह फैल गई। इस किताब को खरीदने के लिए नाजी गवर्नमेंट लोगों को फोर्स करती थी। उसी साल इस किताब की लगभग 10 मिलियन कॉपीज सेल हो गई। हिटलर का एक और पैसिव इनकम भी था, इमेज कॉपीराइट। उसका हर एक पोस्टेज स्टैम्प बिकने पर वो पैसे कमाता था। यहाँ तक कि उसने अपनी स्पीच को भी कॉपीराइट कर दिया था। न्यूज़पेपर या रेडियो में खबर छपते ही उसे पैसे मिल जाते थे और उस टाइम जर्मनी में उसकी खबर के अलावा और किसी की खबर चलती ही नहीं थी। इसके अलावा हिटलर बहुत हाई टैक्स वसूलता था। पब्लिक को पता भी नहीं चलता था कि वो किस चीज पर टैक्स दे रहे हैं। लेकिन हिटलर का सबसे बड़ा साइड इनकम था उसके सपोर्टर्स का डोनेशन। ज्यादातर अमीर लोग हिटलर को बहुत महंगी लग्जरी चीजें गिफ्ट करते थे, जो लगभग $5 बिलियन से भी ज्यादा होंगी। लेकिन उसका असली पैसा आता था मिलिट्री पावर से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत से लेकर उसकी मौत तक ज्यादातर यूरोप उसी के कंट्रोल में था और इन देशों से वो बहुत कीमती चीजें चुरा लेता था। इसलिए आज की वैल्यू के हिसाब से उसकी नेटवर्थ लगभग $3 ट्रिलियन होगी। चलिए इतिहास में थोड़ा और पीछे चलते हैं। 1980 के एंड में तेल ही सब कुछ था। लैंप जलाने से लेकर फैक्ट्री के काम तक तेल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। अब इमेजिन कीजिए कि एक इंसान पूरी दुनिया का 90% तेल अकेले ही कंट्रोल करता था। कोई देश नहीं, कोई कंपनी नहीं, सिर्फ एक इंसान। ये इंसान था जॉन डी रॉकफेलर। जस्ट इमेजिन कीजिए, आज दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है सऊदी अरामको, लगभग $2 ट्रिलियन की कंपनी, लेकिन फिर भी ये पूरी दुनिया में सिर्फ 55% तेल ही कंट्रोल करती है। अब सोचिए रॉकफेलर कितना अमीर था। 1980 में उसने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी बनाई, लेकिन 1911 में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कंपनी को इल्लीगल मोनोपोली डिक्लेयर कर दिया और उसे 34 अलग अलग कंपनियों में तोड़ दिया। लेकिन इस सजा ने रॉकफेलर की किस्मत और भी बदल दी। नई बटी हुई सभी कंपनियों में उसका शेयर था और कंपनियों के शेयर्स का दाम बढ़ने के साथ साथ वो पहले से भी कई गुना ज्यादा अमीर हो गया। 1913 में उसका पैसा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उस टाइम यूएस की पूरी जीडीपी का 3% उसी का था। मतलब हर इंसान के $100 में से $3 रॉकफेलर के। आज की वैल्यू के हिसाब से उसकी दौलत लगभग 400 से 600 बिलियन होगी। 1500 के दशक में एक इंसान पूरे भारत पे राज करता था।
लेकिन उसका एम्पायर इतना अमीर था कि वो पूरी दुनिया की दौलत के 1/4 हिस्से का अकेला मालिक था। ये थे सम्राट अकबर। हालांकि सम्राट अकबर को यह दौलत खानदानी विरासत में नहीं मिली थी। उसने एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम बनाया था। वो बहुत ही होशियारी से टैक्स वसूलता था और ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करता था। उपजाऊ जमीन और किसानों को बहुत ही शानदार तरीके से मैनेज करता था, जिसकी वजह से सोना, चांदी, मसाले और टेक्सटाइल्स का पैसा उसके एम्पायर में भर भर कर जमा होता था। उसके शासन के दौरान मुगल एम्पायर पूरी दुनिया की इकोनॉमी का 25% जीडीपी अकेले ही प्रोड्यूस करता था। आज के टाइम में इसकी वैल्यू लगभग 28 ट्रिलियन डॉलर्स होगी। इतना अमीर कि मॉडर्न बिलियनियर्स इसके आसपास भी नहीं फटक सकते। जैसे आज के मॉडर्न बिलियनियर्स कंपनी को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही सम्राट अकबर लैंड, पीपल, ट्रेड, आर्मी और रिसोर्सेज को कंट्रोल करता था और यही उसकी असली ताकत थी। चलिए इतिहास में थोड़ा और पीछे चलते हैं। 1324 में एक इंसान ने माली से 9600 किलोमीटर का सफर तय करके हज के लिए मक्का की जर्नी शुरू की। लेकिन इस जर्नी में वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक बहुत बड़ा काफिला था, लगभग 60,000 लोगों का काफिला। इनमें से 12,000 तो गुलाम थे जिनके हाथों में सोने से भरे बॉक्स थे। इसके अलावा उनके साथ 8 ऊंट थे और इन ऊंटों की पीठ पर सोने के पाउडर से भरी बोरियां थीं और ये सारा सोना सिर्फ ज़कात यानी चैरिटी के लिए था। लगभग 20,000 किलो सोना सिर्फ दान करने के लिए। वो अपने रास्ते में जहां भी गरीबों को देखता था उनके बीच सोना बांट देता था। इसके अलावा शुक्रवार को उनका काफिला जहां भी रुकता था वो वहीं एक मस्जिद बनवा देता था। उसने अपनी इस जर्नी में इतना सोना दान किया था कि खासतौर पर इजिप्ट की इकोनॉमी लगभग 10 सालों के लिए डैमेज हो गई थी। जरूरत से ज्यादा सोना बांटने की वजह से दुनिया के मार्केट की वैल्यू में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे एलन मस्क ट्वीट करके मार्केट बदल सकता है, मानसा मूसा भी जिस शहर से गुजरता था वहां का मार्केट बदल जाता था। मानसा मूसा अफ्रीका के माली एम्पायर का राजा था। उसके पास बहुत भारी मात्रा में नमक और सोना था। दुनिया के लगभग 50% सोने का वो अकेला ही मालिक था। हिस्टोरियंस के मुताबिक उसकी दौलत की वैल्यू लगभग 400 बिलियन डॉलर्स थी, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि उसकी नेटवर्थ इससे भी कई गुना ज्यादा थी। अगर 100 साल और पीछे जाएं तो इतिहास का एक और अमीर इंसान हमें मिलेगा, चंगेज खान। चंगेज खान की दौलत थोड़ी अलग तरह की थी। चंगेज खान मंगोल एम्पायर का रूलर था। उसने अपने रूल के टाइम में दुनिया का लगभग 20% एरिया कब्जा कर लिया था। वो जिस भी एम्पायर को जीतता था उसकी सारी दौलत लूट लेता था। उस टाइम कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं था, कोई पर्सनल बैलेंस शीट नहीं होती थी, आज की तरह कोई करेंसी बेस्ड नेटवर्थ भी नहीं थी। उस टाइम दौलत को जमीन, सोने और रिसोर्सेज से नापा जाता था, इसलिए अंदाजे से उसकी दौलत का टोटल अमाउंट लगभग 130 ट्रिलियन डॉलर्स था। लेकिन यहाँ एक गलतफहमी है। इतनी दौलत का मालिक होने के बाद भी चंगेज खान की खुद की कोई पर्सनल दौलत नहीं थी और यही उसके पावर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। लूटी हुई दौलत को अपने पास रखने के बजाय वो उसे अपने सोल्जर्स और कमांडर्स में बांट देता था ताकि उनके बीच लॉयल्टी बिल्ड हो सके। रियलिटी में चंगेज खान बहुत नॉर्मल लाइफ जीता था। वो बहुत सिंपल कपड़े पहनता था, अपने सोल्जर्स के साथ सेम खाना खाता था और उन्हीं के साथ टेंट के अंदर सोता था। लेकिन उसने जितनी जमीन को कंट्रोल किया उसके बेसिस पर कहा जा सकता है कि शायद वो दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोगों में से एक था। चलिए टाइम में थोड़ा और पीछे चलते हैं, 1st सेंचुरी में। उस टाइम के लोगों को पता भी नहीं था कि वो इतिहास के सबसे इंपॉर्टेंट टाइम में जी रहे हैं। इस टाइम अमेरिका में मजन लोग शहर बना रहे थे। इंडियंस समंदर के रास्ते सिल्क रूट से चीजें ट्रेड कर रहे थे और चाइनीज लोगों ने अभी अभी पेपर का इन्वेंशन किया था। लेकिन रोम का पहला सम्राट ऑगस्टस सीजर इस टाइम का सबसे अमीर और पावरफुल इंसान था। कुछ साल पहले उसने इजिप्ट की रानी क्लियोपेट्रा और उसके लवर मार्क एंटनी को जंग में हराकर पूरे इजिप्ट की दौलत पर अपना कब्जा कर लिया था और अब वो रोम की इकोनॉमी का 20% कंट्रोल करता था। इसके अलावा वो पैसे कमाने के लिए एक बहुत ही बेरहम तरीका यूज करता था। वो कभी कभी अपने एम्पायर के अमीर लोगों को मरवा देता था और उनकी दौलत पर कब्जा कर लेता था। इसके अलावा उसके पैसे का एक बड़ा हिस्सा बड़े बड़े एरियाज पर कंट्रोल, टैक्स वसूली और पर्सनल प्रॉपर्टी के कंट्रोल से आता था। हिस्टोरियंस के मुताबिक आज के टाइम में उसकी दौलत की वैल्यू लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर्स होगी।